मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let's do periodicity today. तो periodicity में बेटा वैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में कि हम लोगों ने मेजर जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी 95% ऑफ द टॉपिक periodicity का हम लोगों ने कवर कर लिया था, राइट? Yes, ma'am. 5% चीजें हम लोगों की रह गई है जो आज की लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे और आज हम लोग इस periodicity वाले चैप्टर को खत्म कर देंगे ताकि हम नेक्स्ट क्लास से जो है नए चैप्टर के ऊपर फोकस करें, राइट? और इस चैप्टर का असाइनमेंट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ यहाँ पे, तो आप लोग असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं. देन विल हैव अ डिस्कशन क्लास फॉर द असाइनमेंट फॉलोड बाय योर टेस्ट, राइट? तो ये प्रोसेस रहेगा. आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास रहेगी periodicity के लिए. इससे पहले कोई डाउट एज सच किसी को भी जो भी हम लोगों ने स्टडी किया है, जो भी बेसिक 4 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने स्टडी करी हैं, एटॉमिक रेडियस. Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. हाँ डाउट है ना? एक मैम आयनाइजेशन एनर्जी में था. ओके ओके. मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में. अच्छा इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड. तो हम लोगों ने मेजरली जो 4 प्रॉपर्टी स्टडी करी हैं वो है एंथैल्पी, या फिर हम इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट? और लास्ट हमने जो डिस्कस की है मेजरली वो थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हाँ देवांश, क्या डाउट था बेटा? मैम क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू इंक्लूडिंग द साइन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ sodium plus ion in electron volts. The first ionization potential for sodium is 118 kilocalories per mole. हाँ वो पर मोल में बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी, पहली बात तो हम पर एटम के लिए रिपोर्ट करते हैं, ये चीज आप लोग याद रखेंगे. दिस इज रिपोर्टेड पर एटम, ठीक है, नॉट पर मोल. एक एटम के लिए रिपोर्ट, ठीक है? पर मैम क्वेश्चन में इसने पर मोल दिया हुआ था. हाँ ठीक है. तो अगर वैसे तो पर एटम में रिपोर्ट होता है. अब आप अपना ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शंस पर एटम के हिसाब से है पर मोल के हिसाब से, ठीक है? अगर कोई मेंशन नहीं होगा तो आप पर एटम को प्रेफर करेंगे. अब क्वेश्चन क्या है एक बार और रिपीट करो. Na+ की मुझे क्या बतानी है? EGE, ठीक है. और Na का आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखा है ना? यस मैम. Na का आयोनाइजेशन एनर्जी है वो, और इसका EGA का रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा एक दूसरे के लिए. देखो ये EGA का रिएक्शन हुआ और ये वाला रिएक्शन किसका हुआ? आयोनाइजेशन एनर्जी का नहीं हुआ, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का. Now can you see कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम जो है वो एक्चुअली में मतलब उसका जो रिएक्शन है वो एक्चुअली में बराबर है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ से. इसका रिवर्स है ना? समझ पा रहे हैं? यस मैम. है ना, इसका रिवर्स है ना ये दोनों. अब एक बात बताओ, हमारा EGE जो है मुझे निकालना है लेट्स से, ठीक है? और आयनाइजेशन एनर्जी मुझे दे रखा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो भी दे रखी है लेट्स से +x दे रखी है, ठीक है? तो जब मैं रिएक्शन को रिवर्स करूंगी तो ये -x हो जाएगी ना, क्योंकि एक जगह अगर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तो दूसरी जगह एनर्जी रिलीज होगी. यस मैम. इसकी जो भी वैल्यू दे रखी है और आपको अगर इसकी निकालनी है तो वही मैग्नीट्यूड होगा बट विद द नेगेटिव साइड. ओके मैम. ठीक है? और एज सच किसी को कोई डाउट या फिर हम आगे चले? मैम हाँ जी. ये मैम इस वाले में था द एलिमेंट्स Z is equals to 107, Z is equals to 109 have been made recently. Element Z is equals to 108 has not been yet met. Indicate the groups in which you will place the above elements. मतलब 107 और 109 के लिए ग्रुप बताना है ना? यस मैम. तो आप ऐसे करो ना, 103 जो है वो तो एक्टिनोइड का एलिमेंट है,
वो ग्रुप नंबर हम्म, का पार्ट होता है ना। यस मैम। उससे 4 कदम आगे चलो, ग्रुप नंबर 7 में आ जाएगा ये, और पीरियड 7 होगा क्योंकि एक्टिनॉइड वाला पीरियड 7 का पार्ट होता है, तो ये भी पीरियड 7 का ही पार्ट होगा। डू अंडरस्टैंड? तो मैम ये ग्रुप 7 का होगा? हाँ, ग्रुप 7 का पार्ट होगा, इससे 4 कदम आगे बढ़े ना हम, अच्छा ओके, तो है ना। इसको रेफरेंस में लेकर करना इसको है रेफरेंस में लॉरेंसिन को। लेके, हाँ, आप किसी को भी लेकर कर लो ना। देखो, अगर मैं सपोज आपसे बोल दूं 120 एलिमेंट डिस्कवर करूंगी मैं, ठीक है, करेगा यस मैम। 120 वाला, तो भी वही मैंने शायद बताया भी था तुम्हें, है ना। आप 103 को रेफरेंस लेके चलो, बस ये जो है ये हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है जिसका ग्रुप नंबर आपको पता है ना। इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हो उनको तो आप लोगों ने याद ही नहीं कर रखा, यस मैम। तो आप कैसे लोगे। तो आप इसको रेफरेंस लेके चलो कि ये कहाँ पे आगे मिल सकता है आपको, है ना। ठीक है मैम। और कोई आज कोई डाउट चले। तो मैम हाँ, 120 कौन से ग्रुप में होगा? अब 120 के लिए देखो हमें कितना आगे जाना पड़ेगा, 120, 17 और आगे। 17 और जाना पड़ेगा ना। अब 17 आगे मैं जा नहीं सकती, मुझे नेक्स्ट पीरियड में आना पड़ेगा। देखो, ग्रुप नेक्स्ट पीरियड में में अगर मैं पीरियड 17 8। गई तो ये 20 हो गया ना, तो मतलब ये पीरियड 8 हो जाएगा, है ना। ओके मैम। आप मैक्सिमम आगे, पीरियड 8 ग्रुप 3। हाँ, राइट, ठीक है ना। ओके मैम। क्लियर, चले आगे। यस मैम। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग डिस्कशन पे, कुछ मिसलेनियस प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अब ये मिसलेनियस प्रॉपर्टीज हमारी क्या क्या होंगी जिनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उनमें से सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो है लैटिस एनर्जी। नाउ एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बेसिकली चैप्टर 3 आप लोग जो पढ़ रहे हैं पीरियोडिसिटी, और चैप्टर 4 आप लोग जब स्टडी करेंगे दैट इज केमिकल, रिच। ब्रिज करेंगे हम लोग, ठीक है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं इनका एज सच कभी भी तुम्हें पीरियोडिसिटी में इनका इस्तेमाल नहीं करना, इनका इस्तेमाल जनरली आपको चैप्टर 4 में करना होगा केमिकल बॉन्डिंग में, बट हम लोग डिस्कस आज के लेक्चर में ही कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट लैटिस एनर्जी। नाउ लैटिस एनर्जी हम लोगों ने डिस्कस किया था, बेसिकली होता क्या है पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of a gaseous cation comes in contact with 1 mole of gaseous anion to form a stable ionic bond. So, अगर मेरे पास एक कैटायन है लेट्स से C प्लस गैशियस फॉर्म में, ये अगर किसी एक एनाइन गैशियस फॉर्म में आपस में कांटेक्ट आते हैं ताकि ये एक स्टेबल आयनिक कंपाउंड बना सके, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगा उसी एनर्जी रिलीज को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, राइट। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि एनर्जी यहाँ रिलीज होगा तो होगा क्यों। एनर्जी मैंने आप लोगों को बताया था, एनर्जी जब भी रिलीज होती है इसका मतलब ये मानिए कि आपका जो फाइनल कंपाउंड है वो लोअर एनर्जी का है ना, और लोअर एनर्जी मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में? स्टेबिलिटी। जितना कम एनर्जी होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इसका मतलब ये है कि दिस पर्टिकुलर कंपाउंड जो आयनिक कंपाउंड बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है रादर देन द इंडिविजुअल कैटायन और एनायन, है ना। और वो ऑब्वियस है क्योंकि जब कैटायन जो है पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है तो वो अट्रैक्ट करेगा किसको? नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को, और वो जिसको अट्रैक्ट कर रहा है वो इसके साथ ऐसे डिस्टेंस पे प्रेजेंट है जब इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्सेस क्या है? मैक्सिमम है। तो इस केस में ऑब्वियसली स्टेबलाइजेशन आएगी, और अगर स्टेबलाइजेशन आएगी तो हमेशा एनर्जी क्या होगी बेटा? रिलीज होगी। तो एक कैटायन और एनायन जब आपस में स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो लैटिस एनर्जी होता है। तो क्या बेटा मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकती कि लैटिस एनर्जी is the energy given to break a stable ionic compound
into its constituent gaseous ions. क्या ये बात मैंने सही लिखी है? Is this statement correct? No, ma'am. No? No. No. But yes, this is correct. This is correct. क्यों? देखिए, अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा लिख देंगे तो कुछ गड़बड़ है क्या? भाई, जो एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी रिलीज हो रही है किसके लिए? क्योंकि ये कंपाउंड बन रहा है। तो अगर जो एनर्जी रिलीज, उसी एनर्जी को मैंने इस कंपाउंड को दे दिया, तो इजंट इट ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब C प्लस A माइनस सॉलिड जो है वो टूट जाएगा C प्लस गैस और A माइनस गैस में, और इसके लिए एनर्जी आपको रिलीज नहीं होगी, आपको क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। वो भी लैटिस एनर्जी है। ये एग्जैक्टली वही नहीं है जो भी हम लोगों ने डिस्कस करा कि Na का आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस इज व्हाट? आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ Na, और Na प्लस का EgE of Na plus. Aren't they just same but opposite in direction? Same in magnitude but opposite in direction. In direction in the sense in the sign. क्या ये बात सबको समझ नहीं आ रही कि ये दोनों चीजें सेम ही तो है, क्योंकि ये रिएक्शंस तो वही है, बस एक रिएक्शन अगर ऐसे लिखी हुई है तो दूसरी रिएक्शन है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया, मतलब रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। यहाँ पे भी मैंने यही किया, जो रिएक्शन ये लिखी है इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया। अब इस रिएक्शन में मैं कह रही हूँ एनर्जी रिलीज होगी जब ये आयनिक कंपाउंड बनेगा, और इस रिएक्शन में मैं कह रही हूँ ये एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी ताकि मैं इस आयनिक कंपाउंड को क्या कर सकूँ? ब्रेक कर सकूँ। तो जब ये दोनों रिएक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट है तो मतलब मैग्नीट्यूड तो इसमें सेम ही रहेगा, बस साइन का चीज चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ अगर एनर्जी रिलीज हो रही होगी तो यहाँ एनर्जी गिवन है, तो ये दोनों ही चीजें आप लैटिस एनर्जी को लेके चल सकते हैं। मतलब आपके लिए लैटिस एनर्जी दोनों हो सकती है, एनर्जी विच इज रिलीज व्हेन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड और एनर्जी विच इज गिवन टू ब्रेक आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस केटायंस एंड एनायंस। बोलो ये बात सबको क्लियर है या नहीं है? Yes, ma'am. Ma'am, हाँ जी, ma'am, is it required for the equation to be reversible? रिवर्सिबल इक्वेशंस नहीं हो सकती, यूनिडायरेक्शनली करनी पड़ेंगी। रिवर्सिबल में देयर इज अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न फर्दर। ये सारी रिएक्शंस कभी भी जीवन में रिवर्सिबल नहीं हो सकती, दे आर यूनिडायरेक्शनल ओनली। तो मैम इरिवर्सिबल के लिए ये ट्रू है लैटिस नहीं, यू आर नॉट एनर्जी। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। सी, ये पहली बात तो एक चीज आप ये समझिए, दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट, राइट? ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि रिएक्शन में क्या होता है बेटा, केटायन और एनायन आपस में रिएक्ट करेंगे, बट यहाँ रिएक्शन नहीं हो रही, यहाँ बॉन्डिंग हो रही है। आप मेरी बात समझ रहे हो? बॉन्डिंग हो रही है। Yes, ma'am. अब मैं क्या बोल रही हूँ वो समझना। मैंने बोला कि डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल रहेंगे। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है एक टाइम पे एक ही होगा, मतलब अगर एक टाइम मैं ये वाला ले रही हूँ तो इसमें यही होगा, मतलब मैं इसको पीछे ऐसे नहीं दिखा सकती, आई कांट शो इट दिस वे। जो रिएक्शन रिवर्सिबल्स होती है ना उनको आप ऐसे दिखाते हो, बट इनको मैं ऐसे नहीं दिखा सकती क्योंकि एक टाइम पे ये एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि जो आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हो दे आर ऑफ टू टाइप्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, उनसे कंफ्यूज मत करो। क्यों? क्योंकि पहली बात वो केमिकल रिएक्शंस है, दे आर नॉट अ केमिकल रिएक्शन, दे आर जस्ट अ बॉन्डिंग फॉर्म, और ये हम इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से कर रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं हो रही। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? यहाँ बॉन्डिंग जो हो रही है वहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई केमिकली इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी। जब केमिकल रिएक्शंस होता है ना बेटा तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का चेंज होना इन्वॉल्व होता है, कंपाउंड का चेंज होना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है इन दोनों के बीच में। C++ ही है और A- ही है, बस फर्क ये है कि जब मैं ऐसे लिख रही हूँ अलग अलग, मतलब दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, और जब मैं ऐसे लिख रही हूँ दैट मींस दे हैव रीच टू देयर प्रॉक्सिमिटी, एक दूसरे की प्रॉक्सिमल रेंज के अंदर आ गए। तो दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन जो तुम ऐसे ये कहो कि ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज नॉट अ रिएक्शन, दिस इज अ सिंपल प्रोसेस और अ बॉन्डिंग प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस, ठीक है? एंड यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि आप इनको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में दिखाओ, दैट्स इट, यू कैन नेवर शो इट दिस वे। क्या आप
सोच रहे हो मैम ये रिवर्स हो तो रही है तो मैं इसको एक ही रिएक्शन में ऐसे करके दिखा दूं, नहीं ऐसे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है। दैट इज अभी आप लोगों को डू अंडरस्टैंड द पॉइंट? Yes, ma'am. ये सेकंड वाला पॉइंट बताना, लैटिस एनर्जी वाला। इसमें मैंने बस इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दिया है। मैंने बोला कि अगर केटायन और एनायन एक दूसरे के पास आएंगे और एक स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो लैटिस एनर्जी होगी, ठीक है। अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा लिख दूं तो ये एनर्जी रिलीज की जगह एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, क्योंकि रिएक्शन उल्टा हो गया है ना, सेम ही रिएक्शन उल्टा। तो अब इस केस में मैं क्या बोलूंगी कि स्टेबल आयनिक कंपाउंड को अगर मैं उसके गैसियस केटायन और एनायन में तोड़ूं तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो भी लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी एक्चुअली में एक तरीके से आप माने तो लैटिस एनर्जी पता है क्या है बेटा? लैटिस एनर्जी इज समवॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी इन आयनिक कंपाउंड। एक आयनिक बॉन्ड को जो चीज बांध के रखती है, एक आयनिक बॉन्ड को केटायन और एनायन को जो चीज पकड़ के रखते है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पकड़ के रखता है, लैटिस एनर्जी उसी को ही डिटरमाइन करने का तरीका है। तो जो बांध के रख रही है वो अगर आप बना रहे हो तो स्टेबलाइजेशन हो रही है, और अगर आप उसे तोड़ रहे हो उतनी एनर्जी देके तो डिस्टेबलाइजेशन हो रही है। तो जब बना रहे हो तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी और जब तोड़ रहे हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी। बट बात तो सेम है ना, एनर्जी तो वही है ना। बात समझ आई? चले आगे। तो एज आई जस्ट सेड कि ये एक तरीके से लैटिस एनर्जी एक तरीके से प्रोपोर्शनल है किस चीज के? इट इज प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी इन अ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ये इसी चीज के क्या है? प्रोपोर्शनल। अब एक बात बताइए, एक आयनिक कंपाउंड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसके बीच में। यस। है ना? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि अगर दो ऑपोजिट चार्जेस है मेरे पास, एक Q प्लस है लेट्स से चार्ज और एक माइनस चार्ज है, और दे आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। लेट्स से Q1 Q2 कर दिया मैंने, Q1, Q2. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही चीज होगी। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही एक्चुअली आयनिक कंपाउंड में एग्जिस्ट कर रहा है। बस फर्क इतना है कि यहाँ आपने केटायन ले लिया और यहाँ आपने क्या ले लिया बेटा? एक एनायन ले रहा है। अब केटायन और एनायन भी ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के मतलब बिल्कुल ही क्लोज होंगे, ये भी एक दूसरे के साथ एक ऑप्टिमल डिस्टेंस में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। बस अब वो डिस्टेंस क्या होगा ये सोचना है। इसको ऐसे ना लिखकर आप ऐसे समझिए कि लेट्स से ये केटायन है और ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है एक एनायन के, ठीक है। तो अब केटायन और एनायन के बीच का अगर मैं डिस्टेंस चेक करूं तो वो बेसिकली डिस्टेंस क्या होगा? हालांकि इन दोनों के बीच में साइज का बहुत डिफरेंस होगा। केटायन छोटे साइज का हो सकता है, एनायन बड़े साइज का हो सकता है, और कई कई ऐसी भी जगह होती है आयनिक कंपाउंड्स में जब देखेंगे कि केटायन जो है वो बड़े साइज का और एनायन छोटे साइज का। तो मैं अभी उस चीजों में नहीं घुस रही क्योंकि वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है जिसको हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे अंडर फजान। बट फिलहाल जो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर केटायन और एनायन भी एक दूसरे के पास है तो उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लेट्स से r हो गया। तो ये जो आयनिक बॉन्ड बना है इनका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समवॉट किसके प्रोपोर्शनल होगा कि चार्ज केटायन पे और चार्ज एनायन पे कितना है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? r स्क्वायर के। अब ये भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे वो भी प्रोपोर्शनल होगा किसके? चार्ज ऑन केटायन एंड चार्ज ऑन एनायन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज r स्क्वायर, राइट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे आप यहाँ सारी जगह ये मेंशन देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी यूज कर रही हूँ, आई एम नॉट यूजिंग इक्वल टू, है ना? कि ये इतना आसान नहीं है। लैटिस एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है और मुझे उसकी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में नहीं जाना। क्वांटिटेटिव मतलब कि लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या है वो मुझे नहीं पता करनी, मुझे पता करनी है उसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, मतलब लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, ठीक है। तो मैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बेसिस पे अगर डिस्कस करूं तो जैसे मैं देख पा रही हूँ कि केटायन और एनायन के बीच का
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैटायन और चार्ज एनायन के चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और उनके साइज एक तरीके से, क्योंकि ये जो आर है वो क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है कैटायन और एनायन का, तो उनके साइज पे या उनके सेपरेशन के डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लैटिस एनर्जी में मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरी लैटिस एनर्जी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। लैटिस एनर्जी विल डिपेंड ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट, what is the charge on cation or anion? And second thing is, what is the size of cation or anion? Right? तुम्हारी लैटिस एनर्जी क्योंकि एक तरीके से बाइंडिंग एनर्जी है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसी एनर्जी है, तो वो दो चीजों पर डिपेंड करेगी, एक चार्ज के ऊपर कैटायन और एनायन पे कितना चार्ज है, या फिर इनका साइज क्या है, कैटायन का साइज और एनायन का साइज क्या है। आई विल लेट यू नो कि हम लोग इसे कैसे देखेंगे, बट अभी तक आप लोगों को ये बात समझ आ गई है? चले आगे। मैम वेट हाँ। प्लीज। Yes, I'm done. ओके, यस मैम। ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगी चार्ज पे और साइज पे, है ना। तो चार्ज पे वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है बेटा, चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन। एनायन के चार्ज पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है और इनवर्सली रिलेटेड होती है किसके, साइज ऑफ कैटायन और एनायन के। क्यों? क्योंकि जैसे आपने देखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, चार्ज के, और इनवर्सली चार्ज डिस्टेंस के, है ना। तो ये एक्चुअली ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप इतना समझिए, जो आपको क्वालिटेटिवली एस्पेक्ट में समझना है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ कंपाउंड्स दे रही हूँ, आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, LiCl, NaCl, KCl। पहली बात, जैसे हम लोग हमेशा कर रहे थे, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो आई टोल्ड यू कि आप हमेशा एक कॉमन फैक्टर लेके चलेंगे, है ना। जैसे साइज का भी कंपैरिजन करना था तो हम एक कॉमन फैक्टर लेके चल रहे थे कि इनमें कॉमन क्या है, क्योंकि अगर कोई चीज कॉमन नहीं है, कोई लेट्स से मुझे दो एलिमेंट्स का साइज पता करना है, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कैल्शियम +2 का साइज और F- का साइज पता करो, किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज छोटा होगा। ये आयनिक रेडिया में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देयर हैज टू बी सम कॉमन फैक्टर, है ना। अब ना ही फ्लोरीन और कैल्शियम सेम पीरियड के हैं, ना ही सेम ग्रुप के हैं, ठीक है, ना ही इनके ऊपर चार्ज सेम है, ना ही आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो मैं क्या इनके ऊपर कंपैरिजन कर सकती हूँ कि किसका साइज बड़ा होगा, किसका छोटा होगा? नहीं ना। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैटायंस का साइज छोटा होता है एनायन से, लेकिन तब जब वो सेम एलिमेंट के हो, सेम एलिमेंट, ये सेम ग्रोथ करते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो, है ना, तभी आप लोग बता पाएंगे, ऐसे तो नहीं बता पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एक जनरल रूल बना दूं कि नहीं हमेशा कैटायन छोटा ही होता है एनायन से, तो मैं तो ये बोलूंगी कि कैटायन छोटा होना चाहिए एनायन से, जबकि ये फैक्ट एक्चुअली गलत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि कैल्शियम का साइज बड़ा होता है F- से, अगर आप रियलिटी जानते हैं तो, बट ऑफकोर्स इतनी रियलिटी कौन जानता है और किसको याद रखनी है ना। तो हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे, हमारे स्कोप से बाहर है। जब तक मुझे कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिया जाएगा मैं नहीं कर सकती, ठीक है, ये आप याद रखिए। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी सवाल आएगा, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है जो आप मिस आउट कर रहे हैं, या फिर अगर नहीं है, फैक्चुअल चीजें आ गई हैं, तो आपको उन पे दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने फैक्ट्स है कि आप याद भी नहीं कर सकते। मैं कितने भी याद करवा लूँ आप याद नहीं कर सकते, है ना। सेम चीज यहाँ पर है। अब देखिए मैं लैटिस एनर्जी को कंपेयर करना चाह रही हूँ, तो आप देख पा रहे हैं मैंने इन सब में एक चीज कॉमन रखी है, क्लोरीन, एनायन, है ना। और आप दूसरी चीज भी कॉमन देखेंगे, क्या इन सब पे चार्ज सेम है। जैसे लिथियम हमेशा -1 +1 -1 +1 -1, कैन यू सी, Yes, ma'am. में चार्ज सेम है और एनायन का जो साइज है वो सेम है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मुझे लैटिस एनर्जी कंपेयर करनी है तो वो सिर्फ कैटायन के साइज से क्या रिलेटेड, ठीक है। तो मैं यहाँ कंपेयर कर सकती हूँ कि किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी,
LiCl की ज्यादा होगी NaCl से, NaCl की ज्यादा होगी किससे, KCl से, क्योंकि केटाइन का साइज जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लैटिस एनर्जी क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। बात क्लियर? यस मैम। केस देखा, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं। लेट्स से कि हम लोगों ने कुछ ऐसे एलिमेंट्स ले लिए हैं, नाउ कैन यू पिक आउट द कॉमन थिंग कि इन सब में कौन कॉमन है बेटा, लिथियम। लिथियम। Lithium. और चार्ज आप देख पा रहे हैं कॉमन है सबका, +1 -1। Yes, ma'am. Same row. तो इसका मतलब अगेन आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज ऑफ साइज ऑफ एन आयन। एनायन, है ना। तो इस केस में एनायन का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा लैटिस एनर्जी वैसे वैसे कम होती जाएगी, ठीक है। जो कॉमन होगा उससे लेंगे, जैसे इसमें लिथियम है। नहीं तो मैंने उससे थोड़ी लिया, ऊपर मैंने उससे लिया ना जो अनकॉमन है, फ्लोरीन का साइज, अच्छा। फ्लोरीन का साइज, Br का साइज और I का साइज, है ना। इनका साइज बढ़ता जा रहा है तो लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी, तो जो अनकॉमन चीज है उसके हिसाब से लेके चलें, ठीक है। और ऊपर वाले में ऊपर में भी यही किया मैंने, इसमें किसका साइज लिया मैंने, कॉमन क्या था, Cl था ना, तो मैंने लिथियम का साइज लिया। लिथियम का साइज छोटा होता है, सोडियम का बड़ा होता है, पोटेशियम का और बड़ा होता है, इसलिए साइज बढ़ता जाएगा लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए सपोज मुझे इस तरीके से दे दिया गया है, लेट्स से यस, ठीक है। नाउ व्हाट इज द थिंग हियर, कैन यू सी ऑक्सीजन इज कॉमन, राइट। ये चार्ज बताइए मुझे इनके ऊपर, क्या इनके ऊपर चार्ज कॉमन है, No, ma'am. नो। -2 +2 देख पा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं मैंने सोडियम का चार्ज +2 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि 2 सोडियम का लिखा Yes, मैंने, ma'am. नहीं लिखा, एक का +1 है पर 2 का मैंने +2 लिखा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे -2 +2 और यहाँ देखिए -6 +6, क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 3 का -6 हो गया, एक एल्यूमिनियम का +3 होता है तो 2 का +6 हो गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं चार्ज यहाँ पे कॉमन नहीं है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे अगर एक एक एलिमेंट का चार्ज लिखूं तो ये हो गया Na+, यहाँ हो गया Mg2+, खाली एक एक का लिख रही हूँ तो Al3+, isn't it? तो हालांकि चार्ज इनमें कॉमन नहीं है, बट कैन यू सी कि यहाँ दो चीजें अनकॉमन है, एक तो चार्ज और दूसरा एक चीज जो अनकॉमन है वो है साइज ऑफ केटाइन और एनायन, है ना। केटाइन का साइज भी तो अलग है, सब Na+ का साइज अलग होगा, Mg2+ का अलग होगा, Al3+ का अलग होगा। तो मैं दोनों में से कौन सा पैरामीटर के बेसिस पे डिसाइड करूं लैटिस एनर्जी, क्योंकि ये तो डायरेक्टली रिलेटेड है, ये इनवर्सली रिलेटेड है। तो अब आप ये चीज ध्यान रखिए सबसे पहले कि अगर मैं चार्ज के बेसिस पे देखूंगी देन ऑफ कोर्स Al2O3 का लैटिस एनर्जी ज्यादा आएगा देन MgO एंड देन Na2O का ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए, Yes, ma'am. यस मैम। है ना। चार दोनों का सेम है तो इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए, बट साइज ऑफ बी वेरी कट केयरफुल, साइज के बेसिस पे चेक करती है। अब कैन यू सी कि ये सारे के सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम +2 चार्ज आ जाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन, और एल्यूमिनियम पे भी +3 तो 13 में से 3 गए 10 इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, Yes, है ना। ma'am. और साइज के बेसिस पे फिर देखा जाएगा तो Al3+ का साइज छोटा होगा Mg+2 से, और Mg+2 का साइज छोटा होगा किससे, Na+ से। और साइज अगर छोटा होगा, साइज के टाइम का अगर कम होगा तो लैटिस एनर्जी उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। होगी। मतलब Al2O3 का ज्यादा होना चाहिए किससे, MgO से, और MgO का ज्यादा होना चाहिए किससे, Na2 से। Now, इन दोनों को बेटा क्या करूंगी, कलेक्टिवली देखूंगी। तो कलेक्टिवली देखकर मुझे क्या पता चला कि रियल ऑर्डर लैटिस एनर्जी का क्या निकलेगा, Al2O3 हाईएस्ट, MgO हैज टू बी हायर देन Na2। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट?
बात समझ आई है सबको? Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. Shall I rub this? Noted? Ma'am, wait. Please wait. हाँ. राधिका को बात समझ आ गई बेटा? यस देवांगी, Yes, ma'am. अक्ष, ये जो है अपने एल्यूमिनियम में 10 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, हाँ तो इसमें तो 2 8 13 होता है ना, 13 होता है ना, अच्छा हाँ +3 का चार्ज है तो 3 हटा दी मैंने। ठीक ठीक है, चलिए शरारा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर कि हमें लैटिस एनर्जी चेक करना आ गया, बट अगेन यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, यू हैव टू कीप सम कॉमन फैक्टर। अगर मैं अचानक से ऐसे बोल दूं NaCl का लैटिस एनर्जी बेटा कंपेयर करो लेट्स से किसी और आयनिक कंपाउंड के साथ, लेट्स से मैं कह देती हूँ भाई CaF2 के साथ कंपेयर करो, यू कैन नॉट कंपेयर बिकॉज कोई भी चीज आप इनमें देख रहे हैं कॉमन नहीं है, ना चार्ज कॉमन है, ना साइज कॉमन है कीटायन का, ना एनायन का। तो ऐसे केसेस में आप कंपेयर नहीं कर सकते, ये सब चीजें फैक्चुअल हैं तो उनको उनके पीछे नहीं भागना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ कॉमन फैक्टर ढूंढ के जो भी अनकॉमन चीज है उसके बेसिस पे लैटिस एनर्जी को कंपेयर करना है। यहाँ तक सबको बात मेरी क्लियर हो गई है ना? अब जैसे आपने देखा लैटिस एनर्जी, वैसे ही मैं एक और मिसलेनियस एनर्जी आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ, वो है बेटा हाइड्रेशन एनर्जी। नाउ व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? हमेशा आप ये चीजें याद रखिए, छोटी छोटी सी चीजें हैं क्या, कि आप जो भी आयंस बनाते हैं, आयंस जो होते हैं वो दो ही मीडियम में जो है जनरली एग्जिस्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। एक मीडियम होता है गैसियस और एक मीडियम होता है एक्वस। आयंस जनरली दो मीडियम में एग्जिस्ट करते हैं, या तो गैसियस या तो एक्वस। अगर आपको किसी भी आयन से केमिकल रिएक्शन कराना है, आप समझे मेरी बात, केमिकल रिएक्शन कराना है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन वाला नहीं कि बस मैंने ऐसे एरो लिख दिया जैसे अभी मैं लिख रही थी, वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, रियल केमिकल रिएक्शन आपको कराना होता है। तो केमिकल रिएक्शन आयंस के साथ हमेशा सिर्फ और सिर्फ कौन से मीडियम में होता है बेटा? एक्वस मीडियम में। गैसियस मीडियम में आयंस के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं होता। ये छोटी सी चीज आपको समझनी है, ठीक है? एक चीज ये, और दूसरी चीज जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है अपने साथ, वो है बेटा क्या, कि चार्ज इज इक्वल्स टू बर्डन। नोबडी वांट्स टू कीप द बर्डन। अगर ये दो चीजें क्लियर है तो आप मेरी बात बहुत आराम से समझ पाएंगे। मैं आ रही हूं हाइड्रेशन एनर्जी पे। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है जो रिलीज हो, पहले हिंदी में समझ लीजिए, वो एनर्जी होती है जो रिलीज हो जब आयन को एक्वस मीडियम में लाया जाए। मतलब अगर मैं किसी भी आयन को, लेट्स से एक आयन है M+, इस M+ आयन को मैं M+ एक्वस में लेकर आऊं, मतलब पानी में इसे डिसॉल्व करूं, तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज व्हाट इज माय हाइड्रेशन एनर्जी। एनर्जी रिलीज्ड इज हाइड्रेशन एनर्जी। तो आप समझ पा रहे हैं, ये एनर्जी रिलीज मैंने लिखा, इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी कहीं ना कहीं एक स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी, क्योंकि वो क्या हो रही है? रिलीज हो रही है ना? तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है बेटा? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस वाटर के साथ। मतलब आप M+ को किस में डिसॉल्व कर रहे हो? वाटर के अंदर। बट वाटर आप हमेशा किस में लेते हो? एक्वस मीडियम, मतलब एक्सेस में लेते हो। इससे मेरा क्या मतलब है, बहुत ध्यान से समझेंगे। वाटर H2O की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, तो कैन यू जस्ट सी कि H2O में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, है ना? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर 3.5 होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 2.1 होती
होती है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, मतलब देयर हैज टू बी अ डेल नेगेटिव एंड अ डेल पॉजिटिव चार्ज, इजंट इट, है ना? तो अब ध्यान से सुनना, अब मैं यहाँ पे एक चीज लिख रही हूँ, चार्ज इज इक्वल टू बर्डन। इसका मतलब जब गैसियस फेज में ये बेचारा M+ था, तो कोई भी इसको स्टेबलाइज करने के लिए आसपास प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि गैसेस में वैसे भी कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या होता है, बहुत दूर होता है ना? तो ये अलोन एग्जिस्ट कर रहा था। जब आपने इसे पानी में डिसॉल्व किया तो क्या हुआ? पानी में जब मैंने डिसॉल्व किया बेटा, तो ये M+ को घेर लिया किसने? वाटर ने। और वाटर ने कैसे घेरा, ध्यान देखिए, देंगे इस बात पे कि M के ऊपर प्लस चार्ज है और वाटर के ऊपर दो चार्जेस है, प्लस भी माइनस भी। तो वाटर अपने नेगेटिव चार्ज वाली साइड से क्या करेगा? Bond. इसको घेरेगा लाइक दिस। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एग्जिस्ट कर रही होगी M+ और ऑक्सीजन और वाटर के बीच में। अब आप ये भी समझ पा रहे हैं कि ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव है, थोड़ा सा नेगेटिव है, पूरा नेगेटिव तो नहीं है। तो इसके पूरे चार्ज को अगर मुझे सेटिस्फाई करना है, ये पूरे ऑपोजिट चार्जेस चाहिए, तो मुझे काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या है? काफी कम, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या है? काफी ज्यादा। समझ रहे हैं बात को? तो ये वो वाली कंडीशन है। अब जब ये वाटर M+ को ऐसे घेर लेता है ना, तो हम इसे बोल देते हैं कि ये हो गया है हाइड्रेटेड आयन। मीन स्ट्रॉन्ग एक्वस बॉन्ड बनाने के लिए एक्सेस वाटर की नीड होती है। हाँ, यस, क्योंकि एक से बहुत वीक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसमें डेल नेगेटिव चार्ज काफी, तो इसके पूरे चार्ज को नलीफाई करने के लिए यू विल बी नीडिंग अ लॉट ऑफ वाटर। तो वाटर इसे ऐसा नहीं, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छे से घेरता है, यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से भी, जहाँ से भी आ सकता है ना, वैसे करके, मतलब प्रॉपर तरीके से जैसे से घेर लेते हैं। तो अब इसको ऐसे समझो कि ये हमारा अगर दुश्मन है और ये सब हमारे देश के सैनिक है, तो हमारे सैनिक दुश्मन को कैसे घेरेंगे? ऐसे थोड़ी कि दो सैनिक जाके घेर लिए, वो तो पिट जाएंगे। उसको घेरने के लिए पूरा एक टीम चाहिए होगा, अच्छे से लोग आएंगे, पहली लेयर में आएंगे, फिर उसके बाद दूसरी लेयर वो बनाएंगे लाइक दिस, है ना, ताकि हम उसको पूरा तरीके से जो है घेर लें। दैट इज समथिंग हैपनिंग है। वाटर जो है अच्छी तरीके से M+ को क्या करना चाह रहा है? घेरना चाह रहा है। तो जब ये ऐसा करेगा, इसलिए मुझे एक्सेस ऑफ वाटर की जरूरत होगी, इसलिए मैं जो भी यहाँ सॉल्वेंट लेती हूँ हमेशा ज्यादा मात्रा में लेती हूँ। और ये जो आयन अब बना, ये कलेक्टिव आयन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल की लेयर को साथ में लेके मैं बात कर रही हूँ, इस आयन को हम लोग क्या बोलेंगे अब? हाइड्रेटेड आयन। और यही रिप्रेजेंट होता है ऐसे। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस। एक्वस डज नॉट मीन कि बस एक्वस हो गया। एक्वस का मतलब है इसके ऊपर प्रॉपर अच्छे से किसकी लेयर है? Layer. वाटर। डू यू अंडरस्टैंड ना? कैन यू जस्ट सी कि यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हो रहा है ना? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। पॉजिटिव चार्ज नलीफाई हो रहा है, जो कि चार्ज बर्डन होता है, वो बर्डन क्या हो रहा है? नलीफाई हो रहा है। तो स्टेबलाइजेशन हो रही है, इसलिए हमेशा एनर्जी यहाँ पे क्या हुई है बेटा? रिलीज हुई है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी? Yes, ma'am. यस। तो अगर इसको हम डेफिनेशन में लिखे तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, हाइड्रेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of isolated Gaussian ion is mixed with large excess of water. To form stable aqueous ion. ठीक है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी। एम आई क्लियर? तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे मैंने लिखा है M+ गैस विद एक्सेस ऑफ वाटर गेटिंग इनटू M+ aqueous, राइट? सेम चीज आप माइनस चार्ज के लिए भी लिख सकते हो कि माइनस चार्ज इन द गैसियस स्टेट मिक्सिंग विद एक्सेस ऑफ वाटर गिविंग मी M- aqueous। बस अब फर्क इतना होगा कि जब माइनस चार्ज आप ले रहे होगे तो वाटर इसे कैसे घेर रहा होगा? H की साइड से, क्योंकि जो ऑपोजिट चार्ज है उसकी साइड से उसे सराउंड करेगा ना। तो अगर आपके पास कोई माइनस है, उसको वाटर घेर रहा होगा अपनी H वाली साइड से, जो कि डेल पॉजिटिव वाली साइड है।
Yes, ma'am. हटा दे। Ma'am, हम्म, ma'am, could you हाँ please जी। explain this water? ये वाला Yes, ma'am. इसमें बस ये फर्क है कि हमारा नेगेटिव चार्ज है ना, और वाटर के ऊपर तो हमारे पास डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, लाइक दिस, है ना। तो अब जब आपके पास नेगेटिव आयन है तो वो H प्लस प्लस वाला जो साइड है उससे नेगेटिव आयन को घेरेगा, और अगर पॉजिटिव आयन है तो वो अपनी ऑक्सीजन वाली साइड जो नेगेटिव वाली साइड है उससे M प्लस को घेरेगा। Okay, ma'am. ओके, हटा दूं? और जब गैसियस फॉर्म में होगा तो कभी रिएक्ट नहीं करेगा केमिकली? नहीं, केमिकल रिएक्शन हमेशा एक्वस में रहते ओके। हैं। चलिए अगेन, कैन यू जस्ट सी कि लैटिस हाइड्रेशन एनर्जी भी, हाँ जी Nothing, ma'am. कुछ A बोल रहे concerned हैं? mother. ओके ओके ओके। हाइड्रेशन एनर्जी जो है, एक तरीके से आपने ये चीज एनालाइज करी कि M प्लस और जब वाटर ने घेरा इसे, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही है। बस फर्क इतना है कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को मेजर करोगे तो वो एक वाटर मॉलिक्यूल से नहीं है, वो सारे वाटर मॉलिक्यूल का जो कलेक्टिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इसका जो कलेक्टिव पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसके उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो हाइड्रोस्टैट वो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है ना। तो इसलिए इसी लाइन पे चलते चलते, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी भी समवट लाइक दैट ही है, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी जो है डायरेक्टली डिपेंड करेगी चार्ज ऑन आयन के ऊपर, एंड इनवर्सली रिलेट करेगी किसके, साइज ऑफ आयन से। क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग ये चार्ज होगा उतना स्ट्रांगली ये वाटर को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। और जितना अच्छे से वो वाटर को खींचेगा उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसको क्या करेगा, सराउंड कर पाएगा, उतनी ज्यादा स्टेबलाइजेशन हो जाएगी, है ना। और जितना बड़ा इसका साइज होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा वाटर को घेरना। क्यों? क्योंकि अगर बड़ा साइज है तो आप समझ पा रहे हैं, लेट्स से मेरे पास 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो छोटे साइज को 10 वाटर मॉलिक्यूल बहुत बेहतर घेर पाएंगे रादर देन बड़े साइज, है ना। जितना अच्छे से वो इसे घेरेंगे उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो एनर्जी जो भी रिलीज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस आयन के ऊपर चार्ज क्या है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कि इस आयन का साइज क्या है। जितना बड़ा इस आयन का साइज होगा उतना डिफिकल्ट होगा वाटर को इनको घेरना, हेंस हाइड्रेशन एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, राइट। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी एग्जैक्टली सेम तरीके से ही क्या करती है, वेरी करती है। अच्छा, तो अगर मैं अब आपसे एग्जैक्टली सेम लाइंस पे हाइड्रेशन एनर्जी पूछूं तो आप सेम चीज देखेंगे, जैसे मैंने दिया LiCl, NaCl, KCl। तो कैन यू जस्ट सी कि इन सब के अंदर, इन आयंस के अंदर कॉमन आयन कौन सा है, Cl माइनस। जो मेरा चेंज हो रहा है आयन, उस आयन की चार्ज सेम है, और ओनली थिंग जो उस आयन की चेंज कर रही है वो क्या है, साइज। तो साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हाइड्रेशन क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। क्या हुआ, ठीक है। Yes, Is that ma'am. clear? Yes. है ना। तो सपोज अगर आपके पास Na प्लस आयन है किसी कंपाउंड में, Mg प्लस 2 आयन, Al प्लस 3 आयन है किसी कंपाउंड में, तो आयनाइजेशन, सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी किस फैक्टर पे डिपेंड चार्ज करेगी, ऑन आयन। चार्ज एंड साइज। आप देख पा रहे हैं चार्ज और साइज दोनों ही चेंज हो दोनों गया ही ना। चेंज हो रहा है। ये प्लीज, ये किसी की आवाज ना एको कर रही है, प्लीज जरा अपना माइक म्यूट कर लो। हाँ, Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3 में अगर आप देख पा रहे हैं तो चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, बट साइज भी तो डिफरेंट है। बट साइज के बेसिस पे अगर मैं चलूंगी तो कैन यू जस्ट सी कि ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है अगेन, और आइसोइलेक्ट्रॉनिक में चार्ज के बेसिस पे चलो या साइज के बेसिस पे चलो सेम ही आएगा, क्योंकि अगर मैं चार्ज के बेसिस पे चलूंगी कि Al3 प्लस का ज्यादा आएगा Mg प्लस और Na प्लस से, और अगर साइज के बेसिस पे चलूंगी तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, इसी का होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो साइज छोटा तो हाइड्रेशन मैक्सिमम। तो दोनों के बेसिस पे आंसर मेरा क्या आएगा बेटा, Al plus 3 ma'am.
3 प्लस का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है Mg+2 से देन Na+2। इज दैट क्लियर? Yes. ठीक है ना? अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों को यहाँ एक चीज बताने वाली हूँ। वो है साइज ऑफ आयन इन गैस फेस वर्सेस साइज ऑफ आयन इन एक्वस फेज। बेटा आयन का साइज गैस फेज में और एक्वस फेज में ना डिफरेंट हो जाता है। कैसे? क्योंकि अगर M प्लस गैस फेज में है तो उसका साइज सिर्फ इतना ही लिया जाएगा क्योंकि इसके विसिनिटी में और कोई नहीं होगा गैस में, ठीक है। बट अगर आप कोई एक्वस मीडियम में लोगे इसका फेज, तो एक्वस मीडियम में क्या होगा, इसको आसपास वाटर घेर लेंगे। तो जो साइज होगा वो वाटर मॉलिक्यूल को लेकर कलेक्टिव साइज बताया जाता है। तो ये जो साइज है ये एक्वस मीडियम का साइज है। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक्वस मीडियम का साइज डिफरेंट होगा किससे? गैस फेज के साइज से, या फिर आप बोले नॉन एक्वस मीडियम के साइज से, क्योंकि नॉन एक्वस मीडियम में भी घेरना तो है नहीं। तो जो भी एक्वस मीडियम का साइज है वो डिफरेंट होगा और जो गैस फेज का साइज है वो डिफरेंट होता है। और जो आप लोग एटॉमिक रेडिया पढ़ते हैं ना कि एटॉमिक एरिया डाउन द ग्रुप बढ़ता है, लेफ्ट से राइट घटता है, वो गैसियस मीडियम में होता है, वो कभी भी एक्वस मीडियम में नहीं होता। तो आप जो भी एटॉमिक रेडिया आपने पढ़ा, आयनिक रेडिया आपने पढ़ा, दैट इज फॉर गैसियस फेज और अ नॉन एक्वस फेज। थिंग्स गेट चेंज व्हेन यू हैव अ एक्वस मीडियम, है ना। हो सकता है जिसका छोटा साइज है उसका साइज सबसे लार्जेस्ट हो जाए एक्वस फेज में, या फिर जिसका सबसे लार्जेस्ट साइज है हो सकता है एक्वस फेज में उसका साइज सबसे छोटा हो जाए। डिफरेंट चीजें होती है, ठीक है। नाउ आज अभी हमारा जो फोकस है वो ये चीज पर है कि हम दोनों के साइज को डिफरेंटली कैसे डील करेंगे और उससे प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है। यहाँ तक बात सबको समझ आई है? Shall I remove this? Ma'am, in gas phase, हाँ? ma'am, हाँ ma'am, जी, in जी, gas phase? phase, the ion will have its original size. हाँ, जो आप एटॉमिक रेडिया का साइज देखते हो पीरियोडिक टेबल से, Okay. वही साइज है ना। अब मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिख रही हूँ बेटा, जिस प्रॉपर्टी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं आयनिक कंडक्टेंस या फिर आयनिक मोबिलिटी। ये क्या है? अभी बहुत ज्यादा डीप वाली चीज नहीं बता रही मैं, क्योंकि ये 12th में आप लोग पढ़ेंगे, बट मैं एक ओवरऑल बता रही हूँ, जितना भी जानना जरूरी है उतना ही, कि आयनिक कंडक्टेंस और आयनिक मोबिलिटी जो है वो है कि एक आयन कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है या कितनी तेजी से भाग सकता है। मोबिलिटी मतलब कितनी तेजी से मोबाइल तरीके से भाग सकता है, और जितनी तेजी से एक आयन भागता है बेटा सोल्यूशन फेज में, वो उतनी तेजी से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करता है ना। तो ये वाला मेजर है। अब मैंने जैसे बोला आयनिक कंडक्टेंस या आयनिक मोबिलिटी, हमेशा याद रखिए, जैसे मैंने बोला कोई भी रिएक्शन है या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस हो रही है या कुछ भी हो रहा है, वो गैस फेज में तो नहीं होगा। आयन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन गैस फेज, आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस मीडियम। ये आपने एक बहुत बेसिक सी बात पढ़ी होगी ना, NaCl, Yes, ma'am. दैट इज सॉल्ट Yes. इलेक्ट्रिसिटी, बट सॉल्ट सॉल्यूशन कंडक्ट, बट सॉल्ट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। Yes. क्यों? Because in that electrons are free to move. नॉट Ions इलेक्ट्रॉन बट become आयंस। movable. Ions. Na प्लस और Cl माइनस आयंस जो होंगे वो मूव होंगे। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि ये सॉल्यूशन फेज में होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी आयंस की वजह से कंडक्ट होगी वो कभी भी गैस फेज या सॉलिड फेज में नहीं होगी, वो हमेशा किस फेज में होगी? Aqueous. सॉल्यूशन फेज में। इसका मतलब यहाँ पे आप एक्वस फेज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप एक बात बताइए, एक मोटा आदमी तेज भागेगा या एक पतला आदमी? एक जनरल पतला। चीज में ले, एक पतला आदमी भागता है या मोटा? ऑब्वियसली पतला। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज है, क्योंकि जब कंडक्टेंस करनी है या मोबिलिटी देखनी है कि कौन सा आयन कितनी तेजी से भाग रहा है, तो जितना बड़ा आयन का साइज होगा उतना स्लोली वो भागेगा, और जितना छोटा उसका साइज होगा उतना फास्टर वो भागेगा। तो मैं लिख सकती हूँ कि आयनिक कंडक्टेंस
या फिर आयनिक मोबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? साइज ऑफ साइज ऑफ आयन एक्वस मीडियम। अब ये साइज यहाँ किसका लिया जाएगा बेटा? एक्वस मीडियम का, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फेज इंपॉर्टेंट है? सोल्यूशन फेज। एम आई क्लियर? पता कब लगेगा कब एक्वस मीडियम वाला साइज लेना है और कब उस दूसरे वाला? जो चीजें एक्वस मीडियम में होंगी उनके लिए एक्वस मीडियम का साइज, जैसे आयनिक एनर्जी, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उसमें तो मैंने डेफिनेशन में लिखवाया है कि गैसियस मीडियम में होता है ना। आयनिक कंडक्टेंस मैंने आपको बता ही दिया कि एक्वस में होता है। ऐसे ऐसे आगे आगे जैसे होता रहेगा आपको पता चलता रहेगा ये रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रहा है, गैस में हो रहा है, अकॉर्डिंगली आप उसके हिसाब से साइज लेंगे, है ना। Ma'am, can you please explain this once more? I lost my connection. Yes, ma'am. दिस थिंग बेटा बता दे, तू मोटा बच्चा ज्यादा तेज भागता है या पतला? फिर तो अगर आयनिक कंडक्टेंस या आयनिक मोबिलिटी मुझे देखनी है तो वो सबसे ज्यादा उसी की होगी जिसका साइज छोटा है, क्योंकि जो छोटा केटायन होगा वो ज्यादा तेजी से भागेगा रादर देन द बड़ा केटायन, है ना। शादी में जब जाते थे पहले गोलगप्पे खूब खाना होता था, गोलगप्पे वाले पे बहुत भीड़ होती थी, तो छोटे बच्चे को नहीं भेजते बेटा जा गोलगप्पे ले आ, है ना, क्योंकि छोटा बच्चा इधर उधर कहीं से घुस के गोलगप्पे ले आएगा। वहां अगर हमें जाना पड़ेगा तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बीच में बहुत सारी हिंड्रेंस है ना। ये चीज है ना। चलो ये चीज मुझे समझ आई। अब मैं जरा आती हूँ कि एक्वस मीडियम का साइज पता कैसे करते हैं। हमेशा याद रखिए, मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी, मोर स्ट्रांगली water molecules held the anion, hold the ion, hence more is hydrated ion size। क्या बोला मैंने? कि जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतना स्ट्रांगली वाटर ने आयन को जकड़ा होगा, और जितना स्ट्रांगली वो जकड़ेगा उतना ज्यादा साइज होगा। ऐसा क्यों होता है? एक सिंपल सा लॉजिक आप लगाइए कि अगर एक छोटी चीज को घेरना है, ठीक है, उसको घेरना आसान है। लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। लेट्स से मेरे पास एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और ऐसे कहते हैं कि छोटे बच्चे पे सब अपना रोप जमाते हैं टाइप्स, तो जब उसको घेरना होता है तो सारे लोग आ जाते हैं ना, अरे ये तो बाएं हाथ का खेल है, इसको घेरने में क्या है। बहुत सारे बच्चे उसे बहुत प्रॉपरली घेर लेंगे। तो जब छोटा आयन होता है ना, जैसे बहुत छोटा आयन है, गैसियस फेज की बात है, ये गैसियस फेज में काफी छोटा है, तो अगर गैसियस फेज में काफी छोटा होगा तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि जब हाइड्रेशन एनर्जी की बात करिए तो वो चार्ज और साइज पे इनवर्सली रिलेटेड है। ये जो साइज है ये तो गैसियस फेज का ही है, ठीक है। तो गैसियस फेज में अगर कोई छोटा है तो वाटर मॉलिक्यूल उसे क्या करेगा? बहुत स्ट्रांगली हेल्ड करेगा। और स्ट्रांगली हेल्ड करने का मतलब बेटा, इसका मतलब ये नहीं होता कि फिक्स ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है जो उसे हेल्ड करेंगे, नहीं। आप ध्यान रख रहे हो, वाटर आप एक्सेस में ले रहे हो, तो जब ये चार्ज बहुत ज्यादा होगा ना तो एक लेयर में वाटर नहीं होता इसकी तरफ, इसकी सेकेंड लेयर में भी वाटर आ जाता है, फिर थर्ड लेयर भी वाटर की बन जाती है, मतलब सेवरल लेयर्स ऑफ वाटर होती है जो इसे सराउंड करती है। इस वजह से इसका साइज, हाइड्रेटेड साइज होता है वो बढ़ जाता है। तो जो भी जितना छोटा होगा गैस फेज में उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी गैस फेज में, और जितनी ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी गैस फेज में होगी उतना स्ट्रांगली उसे लेयर्स में वाटर घेरेगा, और जितना ज्यादा वाटर उसे घेरेगा, जितना स्ट्रांगली उसे वाटर घेरेगा उतना ज्यादा उसका क्या हो जाएगा? हाइड्रेटेड में साइज बड़ा हो जाएगा। मतलब जो गैस में छोटा है वो हाइड्रेटेड फेज में क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पाए? Is that clear? Yes, ma'am. तो अब ऐसे देखिए कि अगर सपोज गैस फेज की मैं बात करूं तो आप जानते हैं Li प्लस का साइज छोटा होगा Na प्लस से, और K प्लस का साइज बड़ा होगा, हाँ या ना? यही चीज अगर मैं एक्वस फेज में देखूं ना तो आप हाइड्रेशन एनर्जी देखेंगे, इनकी हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? Li प्लस की। तो जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा उसका हाइड्रेटेड आयन का साइज भी ज्यादा। तो देख रहे हैं एक्वस फेज में Li प्लस का साइज बड़ा हो गया, जबकि गैस फेज में Li प्लस का साइज इन तीनों में क्या था? सबसे छोटा। समझ पाए मेरी बात? यस मैम। ठीक है ना। वैसे ही देखिए, अगर सपोज गैस फेज में मैं लूं साइज Na प्लस का
Mg2+ का और Al3+ का गैस फेज में ले रही हूँ। तो इन तीनों में आप देखेंगे Al3+ का साइज सबसे छोटा होगा क्योंकि आइसोइलेक्ट्रॉनिक और आइसोइलेक्ट्रॉनिक में जितना पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज है ना। प्लस का साइज बड़ा Mg+2 का और बड़ा और Al3 मतलब छोटा और Al3+ का सबसे छोटा Yes, हाँ या ना। और यही चीज अगर एक्वस फेज में ऑपोजिट हो जाता है। हाइड्रेशन इन सब में सबसे ज्यादा किसकी होगी Al3+ की। तो Al3+ का साइज सबसे बढ़ जाएगा देन Mg+2 का एंड देन हो रही है बात Yes, क्लियर ma'am. है ना। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे, बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए कि हमें सब समझ आ गया है ना, ऐसे नहीं होता। अब देखेंगे जरा, अब बताइए जरा मेरे पास है O2- और F-, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है ये है ना। Yes. 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन गैस के लिए में साइज O2 किसका बड़ा माइनस ग्रेटर। O2- का, क्योंकि हमें पता है कि एनायन का साइज बड़ा होता है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना साइज बड़ा होगा। अब इसमें एक्वस मीडियम हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बेटा? चार्ज ज्यादा है तो उसका हाइड्रेशन साइड O2- की ज्यादा नहीं होगी, F- की ज्यादा होगी। नहीं, हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी O2- या F-? ऑलमोस्ट इक्वल। ऑलमोस्ट इक्वल मान लेंगे मैम अच्छा? क्योंकि ऑक्सीजन का चार्ज ज्यादा है, फ्लोरीन का साइज ज्यादा छोटा है। हाँ सही बात है। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि इन दोनों में से जब चार्ज और साइज डिफरेंट आंसर दे रहे हैं तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? तो चार्ज और साइज हमें सेम आंसर नहीं दे रहे थे, Yes, ma'am. बट यहाँ तो चार्ज और साइज डिफरेंट आंसर देंगे। चार्ज के बेसिस पे O2- की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी और साइज के बेसिस पे O2- की कम होगी क्योंकि उसका साइज बड़ा है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हाइड्रेशन एनर्जी में चार्ज और साइज, हाइड्रेशन नॉट लैटिस ओनली हाइड्रेशन, हाइड्रेशन में जब चार्ज और साइज डिफरेंस आंसर दें बट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो वैलिड नहीं है, चार्ज भी विल गिव प्रेफरेंस ओवर साइज। तो हम साइज को नहीं देखते, हम चार्ज को देखते हैं। कितनों को ये बात मेरी समझ आई है Ma'am, basically, कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी, रिपीट ही कर रही हूँ एक मिनट, चार्ज और साइज में, हाइड्रेशन एनर्जी में अगर चार्ज और साइज ऑपोजिट आंसर दे रहे हो बट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो चार्ज को प्रेफरेंस दी जाती है ओवर साइज। तो चार्ज के बेसिस पे हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? O2- की ज्यादा होगी F- से। और ये अगर हाइड्रेशन एनर्जी है तो जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है उसका हाइड्रेटेड साइज भी ज्यादा होता है। तो एक्वस मीडियम में भी आप देखेंगे साइज किसका ज्यादा है? O2- का F-। ये वाली चीज हो गई इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मैम आपने तो बोला था जिसका साइज छोटा होता है वो बढ़ जाता है। हाँ बोला था, लेकिन हर जगह थोड़ी होता है। सम केटाइंस में आप देख पा रहे हैं ऐसा ही हो रहा है, लेकिन एनाइंस में ऐसा नहीं होता है ना। तो मोर चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है जो मैंने यहाँ लिखी है कि आपको हाइड्रेटेड आयन का साइज किसके थ्रू देखना है? हाइड्रेशन एनर्जी के थ्रू देखना है। ये नहीं कि बस जो एक्चुअल ऑर्डर है उसको उल्टा कर दें। एक्चुअल ऑर्डर को उल्टा करना इज नॉट द सोल्यूशन, नोइंग द कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। तो हाइड्रेटेड आयन का साइज हमेशा देखा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? हाइड्रेशन एनर्जी। एम आई क्लियर टिल नाउ? yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, शैल आई रब दिस? यस मैम। तो आज का मुख्य चीज तो आज अभी शुरू हो रही है। इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आज अभी डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों से, उसके ऊपर आते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने बीच में आप लोगों को ये बताया था जब लैटिस एनर्जी थोड़ा सा बताया था कि किस तरीके से एक साइकिल बनती है, याद है? सब्लिमेशन एनर्जी देते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड लॉस वाला हमने प्रोसेस किया। उसी के ऊपर आज मैं आ रही हूँ। अभी हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं रिड्यूसिंग पावर ऑफ एल्कली मेटल्स को। एल्कली मेटल्स आप लोगों को पता ही है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। इनको ले ली, फ्रांशियम को इसलिए नहीं ले ली, रेडियो एक्टिव होते वही है ना। तो ये एल्कली मेटल्स हैं। एल्कली मेटल्स में से 4 एलिमेंट्स हैं
इन alkali metals में आपको पता है they have the largest size in the periodic table except noble gases. हाँ या ना? Because they lie on the left hand side of the periodic table, है ना? And अगर इनका साइज बड़ा है मतलब they should have the lowest ionization energy value also. तो क्योंकि इनका ionization energy सबसे कम है और इनका साइज सबसे बड़ा है, they act as a strong reducing agents. बताइए reducing agents कौन होते हैं? जैसे हमने एक बार डिस्कस किया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को, वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन होंगे? जो दूसरे को रिड्यूस करेंगे और खुद क्या होंगे? और अगर खुद ऑक्सीडाइज होना है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? लोएस्ट. तो आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट है, ये कैसे बिहेव करते हैं? एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. तो आज मेरा काम है इनकी रिड्यूसिंग एजेंट्स की कैपेसिटी को, रिड्यूसिंग एजेंट कौन बेटर है, रिड्यूसिंग पावर किसके अंदर ज्यादा है, उसको कंपेयर करना. हालांकि इन सब को अगर देखा जाए बाकी एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल से ये सारे बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं. ठीक है. अब यहाँ पे एक सिंपल सा जो लॉजिक लगेगा वो बेटा सेम ही लगेगा कि आप जब रिड्यूसिंग पावर या कोई भी चीज देखोगे तो आप जो है वो सारा काम एक्वस मीडियम में करोगे. कहने का मतलब क्या है कि लेट्स से कोई भी एल्कली मेटल है, लेट्स से M इज माय एल्कली मेटल, इसका मुझे केमिकल रिएक्शन कराना है, या फिर ऑब्वियसली बात है, सुनो मेरी बात ध्यान से, कभी भी आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन अकेले नहीं होता और रिडक्शन अकेले नहीं होता. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा एक दूसरे के साथ चलते हैं, है ना, हाथ में हाथ डाल के चलते हैं. अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोई ना कोई दूसरा रिड्यूस जरूर हो रहा होगा, क्योंकि अगर कोई ऑक्सीडाइज हुआ है उसने इलेक्ट्रॉन लूज करा है तो वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी हवा में घूमता रहेगा, कोई ना कोई बंदा उस इलेक्ट्रॉन को जरूर क्या करेगा? गेन करेगा. तो अगर किसी को इलेक्ट्रॉन लूज करना है और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, मतलब एक जगह ऑक्सीडेशन होना है, एक जगह रिडक्शन होना, मतलब एक रिडॉक्स रिएक्शन होना है. और रिडॉक्स रिएक्शन एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है, और ये चीज हम लोगों को पता है कि केमिकल रिएक्शन कौन से मीडियम में होती है बेटा? एक्ट्स. समझ रहे मेरी बात? तो ये चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है. इस चीज को समझने के लिए अगर मुझे इनकी रिड्यूसिंग पावर को देखना होगा तो मेरे पास एक एलिमेंट होगा सॉलिड फॉर्म में, जो अगर ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा होगा, तो वो एक्वस मीडियम में एक आयन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन है फॉर रिड्यूसिंग एजेंट. जो भी रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा वो ये रिएक्शन शो करेगा. यहाँ गैस नहीं आएगा, बिकॉज अगर ये गैस और ये गैस अगर मैं कर दूं तो कैन यू जस्ट सी कि ये आयनाइजेशन एनर्जी की रिएक्शन नहीं बन जाएगी? ये रिएक्शन तो आयनाइजेशन एनर्जी की होती है, इसकी बात नहीं कर रही मैं. नो, ये रिएक्शंस एक्वस मीडियम में होनी है. तो सॉलिड एलिमेंट जब तक आयंस बना के एक्वस मीडियम में नहीं जाएगा तब तक आप उसके रिड्यूसिंग एजेंट्स को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे. हाँ बेटा, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? ये एक ठीक बार है, तो अगर समझा ये दो. रिएक्शन हो रही है, ये वाला रिएक्शन मैंने ये बोला कि अगर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का के जैसे बिहेव कर रहा है, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोई ना कोई अदर सब्सटेंस रिड्यूस भी हो रहा होगा. और अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होगी मतलब एक रिएक्शन होगी जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन. सारी रिएक्शंस किस में होती है? एक्वस फेज में, है ना. अभी तो डिस्कस करा, सारी रिएक्शंस आयंस के रिलेटेड रिएक्शंस हमेशा किस में होंगी? एक्वस फेज में. तो अगर कोई ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा तो वो एक्वस मीडियम में आयन बना रहा है ना. तो अगर कोई एक एलिमेंट M है मेरे पास और वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके जो आयन बनाएगा वो कौन से फॉर्म में बनाएगा? एक्वस फॉर्म में, क्योंकि रिएक्शन इस आयन के थ्रू एक्वस मीडियम में ही होनी है. डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? नाउ कैन यू जस्ट सी कि ये रिएक्शन एक बारी में तो नहीं हो सकता, है ना. तो यहाँ पे भी वो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट वाला काम चलेगा. अगर मुझे M सॉलिड से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करनी है, तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए तो आप देख रहे हैं ना गैसियस फॉर्म से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. इसका मतलब इस M सॉलिड को अगर मैं सब्लिमेशन एनर्जी दूंगी तो ये क्या बनेगा? M गैस फेज. और इस M गैस फेज में अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी दूंगी तो वो क्या बनेगा? M प्लस गैस गैस फेज.
और इस M+ गैस फेज में जब मैं पानी डाल दूंगी तो वो एक एनर्जी रिलीज करेगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन है। हाइड्रेशन। जो वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, M+ एक्वस। बोलो बात क्लियर है? एक एक चीज को आप पकड़ पाए कि मैंने कैसे करा? यहां से यहाँ एक स्टेप पे नहीं जा सकते क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन भी लूज करना है और दूसरा एक्वस मीडियम में भी लाना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज होता है गैसियस मीडियम में, तो आपने इसे सब्लिमेशन एनर्जी दी ताकि M+ गैस में चला जाए। फिर M+ गैस से आपने आयनाइजेशन एनर्जी दी ताकि M गैस में से M+ गैस बन जाए। फिर गैसियस को अगर एक्वस में लाना है तो हाइड्रेशन एनर्जी हमारी क्या होगी, रिलीज होगी, तब जाके वो M+ गैस में बनेगा। Am I clear till now? तो मेरी इन्वेस्टमेंट क्या क्या है बेटा? sublimation and सब्लिमेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और मेरा प्रॉफिट क्या है बेटा? hydration. ऑब्वियसली एक ही प्रॉफिट है, वो है हाइड्रेशन एनर्जी। तो जब 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 2 रुपए को कोई देखता है? नहीं देखता। तो सब्लिमेशन एनर्जी जैसे पहले भी डिस्कस किया था, आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से काफी क्या होती है, कम होती है, तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो टोटल एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेरी क्या है, सिर्फ आयोनाइजेशन, और मेरा प्रॉफिट क्या है, सिर्फ हाइड्रेशन। और बिजनेस सक्सेसफुल तब होगा जब प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, इन्वेस्टमेंट से। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी हैज टू बी हायर देन आयनाइजेशन Ionization energy. एनर्जी, तभी ये काम हो पाएगा। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से और तसल्ली से मेरी बात सुनेंगे सारे। तो क्या बेटा मैं सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी को देखकर ये बोल दूं कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या कौन पुअर रिड्यूसिंग एजेंट? No. नहीं ना, नहीं। मुझे दोनों चीजों को देखना पड़ेगा क्योंकि आयनाइजेशन चाहे कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता। जब तक हाइड्रेशन उसे कॉम्पनसेट कर पा रहा है तब तक ये रिएक्शन होगी। और चाहे आयनाइजेशन कितना भी कम क्यों ना हो, अगर हाइड्रेशन उससे भी कम हो गया, उसको कॉम्पनसेट ही नहीं कर पा रहा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका ज्यादा या इसका कम होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इसका ज्यादा और इसका कम होना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों का साथ में चलना। हाइड्रेशन का ज्यादा हमेशा किससे होना, आयोनाइजेशन से होना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो ओनली वन पैरामीटर विल नॉट डिसाइड एनीथिंग, बट लेट्स से मैं खाली आयोनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे देखूं, खाली आयोनाइजेशन, तो मुझे पता है लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा किससे, सोडियम से। सोडियम का ज्यादा होगा पोटेशियम से, देन रुबीडियम से, देन सीजियम से। बोलो हाँ या ना, है ना। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर की बात करें तो लिथियम को एक बेकार रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, सोडियम को बेटर होना चाहिए, पोटेशियम को और बेटर होना चाहिए, रुबीडियम को और बेटर होना चाहिए, सीजियम को और बेटर होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। दिस इज द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, हाँ या ना, Yes, ma'am. है ना। लेकिन खाली आयनाइजेशन की एनर्जी के बेसिस पे कुछ डिसाइड नहीं होता, तो इसलिए एक्चुअल ऑर्डर ये तो नहीं होता। एक्चुअल ऑर्डर रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है वो देखिए। एक्चुअल में ऐसा देखा जाता है कि लिथियम विच ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे बेकार रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, वो इन टर्न सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट निकल के आता है। उसके बाद आता है सीजियम, रुबीडियम, पोटेशियम एंड सोडियम। मतलब यहाँ तो ऑर्डर एग्जैक्टली वही है जैसे एक्सपेक्ट किया, लेकिन लिथियम जो सबसे बुरा था वही सबसे आगे आ गया। अब इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा कि लिथियम सबसे आगे क्यों आया, बिकॉज ऑफ हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, सबसे हाईएस्ट, है ना। अब सुने मेरी बात ध्यान से। अब ये मत पूछिए कि ऐसा यहाँ क्यों नहीं हुआ। बेटा अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे या अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आएगा, मतलब आप एक ही पैरामीटर को देखो, मुझे दोनों पैरामीटर को देखना है और दोनों पैरामीटर का जो फाइनल कंक्लूजन है वो यही है। मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, मतलब हाइड्रेशन जो है वो हमेशा कम ही है। तो
तो आयनाइजेशन बेसिस पे डिसाइड हुआ। लेकिन लिथियम बिकॉज सबसे टॉप एलिमेंट है और मैंने बता दिया लिथियम का साइज सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटे साइज की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी एकदम से इसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। और हाइड्रेशन एनर्जी शूट अप हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता अब लैक्टेस कितना है। मतलब ये वो कहानी होगी कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना है मत पूछो मुझे इतना पता है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट होना है, तो जितना भी पैसा बोलोगे हम उतना क्या कर देंगे, इन्वेस्ट। आयनाइजेशन चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना, मुझे अब मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा पता है कि मैं किस चीज में रहने वाली हूँ, प्रॉफिट में रहने वाली हूँ। तो मेरा रियल ऑर्डर क्या होता है, लिथियम। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कैसे, जैसे एक स्टेटमेंट हो गया असर्शन और रीजन वाला, है ना, कि स्टेटमेंट में पूछा गया कि लिथियम इज हैविंग द मतलब लिथियम बिहेव एज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और रीजन में दे दिया द स्टेट दिस इज बिकॉज इट हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये दोनों पहली वाली स्टेटमेंट करेक्ट है कि लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन वो इसलिए नहीं क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है, वो इसलिए क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी हाईएस्ट है और वो उसके आयनाइजेशन को कॉम्पनसेट कर रही। उसका आयनाइजेशन कम नहीं हो रहा, उसका आयनाइजेशन को वो कम नहीं कर रही, लेकिन हाइड्रेशन इतनी ज्यादा है कि आयनाइजेशन चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना, वो हमेशा उससे ज्यादा ही रहेगी। बोलो बात सबको क्लियर है, Yes, ma'am. राइट? तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान रखिए, लिख लीजिए। चले आगे। ये एक बार दोबारा बता दो, लिथियम की हाईएस्ट कैसे हुई? लिथियम इसलिए हाईएस्ट है क्योंकि इसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है ना, सबसे छोटा एलिमेंट है तो हाइड्रेशन एनर्जी हाईएस्ट होगा, हाँ या ना? पर फिर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी तो हाईएस्ट होती है ड्यू टू लोवेस्ट हाँ, तो साइज। मैंने यही तो बोला ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। आयोनाइज लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी भी हाईएस्ट है और लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी भी हाईएस्ट है, हाई। तो जब इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट की बात हो, तो जब तुम्हें ये पता है कि तुम्हें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है, तो कितनी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों ना आप करोगे ना बिजनेस में, यस, तो जब मुझे पता है कि प्रॉफिट ज्यादा ही होना है तो कितनी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों ना मैं करूंगी, तो उसका आयनाइजेशन हाईएस्ट है नो डाउट, लेकिन हमेशा हाइड्रेशन उसके आयोनाइजेशन से ज्यादा ही रहेगा। Ma'am, can it be equal? तो अब Ma'am, can it be equal? नो, अरे इक्वल होता तो ये ऑर्डर थोड़ी आता, ये फैक्चुअल ऑर्डर है, तो अगर ये ऑर्डर है इसका मतलब इक्वल हो ही नहीं सकता, है ना भैया? ये देखो मैंने अपने मन से थोड़ी बनाया ये ऑर्डर, है ना, ये ऑर्डर तो रियल में देखा गया है, मैं तो बस इसे जस्टिफाई कर रही हूँ, है ना, तुम मेरी जस्टिफिकेशन को बस समझ रहे हो। तो ऐसा देखा गया कि लेट्स से अगर मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से तुम्हें समझ आता है तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से समझो कि अगर सपोज मैं लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट बता दूं तुम्हें 5000 मान लिया मैंने किलो जूल पर एटम है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी भी हाईएस्ट है और हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो 10,000 है, तो ये भी हाईएस्ट है इसमें और ये भी हाईएस्ट, लेकिन ये इससे ज्यादा हाईएस्ट है। बस मैं इतना बोलना चाह रही हूँ। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा किसकी याद होगी, तुम्हें तभी पता चलेगा जब मैं बताऊंगी, तुम्हें अपने आप कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक मतलब है? तुम्हें डेटा चेक करना, कम इन्वेस्टमेंट से हाँ। ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये है। हाँ मतलब अब मैं कैसे बोलूँ, ये पार्शियली करेक्ट बोला है तूने, कम नहीं है, ये हाईएस्ट है इसमें, लेकिन प्रॉफिट उससे ज्यादा हाईएस्ट है। अच्छा, ऐसा थोड़ी 5 रुपए लगा रही हूँ 10,000 मिल रहे हैं, 5,000 लगा रही हूँ 10,000 मिल रहे हैं, लगा भी ज्यादा रही हूँ लेकिन मिल भी ज्यादा रहा है, ये बात है, ठीक। समझे मेरी बात? तो मेरा फोकस है मिलने पर, मेरा फोकस इस पे नहीं है कि क्या कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है ना। मतलब ऐसे मान लो कि तुम सब बहुत अरबपति लोग हो, तो अरबपति लोग ये थोड़ी देखते कि पैसा कितना लगाना है बिजनेस, वो देखते हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है ना, अंबानी टाइप, समझ गए ना? तो ऐसा नहीं कि कम लगा रहे हैं, लगा ज्यादा ही रहे, हाईएस्ट ही आयनाइजेशन उसकी, लेकिन प्रॉफिट उससे ज्यादा हो रहा है, इट्स दैट सिंपल लाइन, है ना? क्लियर हो गया? Yes, हटा ma'am. दूं? Yes, ma'am. अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं इसी बेसिस पे, जैसे हमने रिड्यूसिंग बिहेवियर चेक करा उनका, वैसे ही हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस।
क्योंकि अगर आप वैसे देखो, एक बात मेरे को बताओ, पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है सबसे बड़ा साइज है और सबसे लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो राइट हैंड साइड सबसे छोटा साइज होगा और सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, यही होती है ना। तो हैलोजन्स जो होती है दे हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दे हैव द साइज एक्सेप्ट हाइड्रोजन बिकॉज दे लाई ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, है ना। तो अगर साइज छोटा और इलेक्ट्रॉन गेन करना वो चाह रहा है, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए क्या बिहेव करेगा? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हैलोजन बिहेव करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एल्कली मेटल बिहेव करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। अब इस वाले फैक्ट में आप बहुत सारी नई चीजें समझोगे तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो अगर सारे रिएक्शन जैसे मैंने बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के किस में होंगे? एक्वस मीडियम में होंगे। तो लेट्स से मैंने एक हैलोजन ले लिया X2। हैलोजन जनरली गैस फेज में ही होते हैं, तो वो जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वो X माइनस बनाएंगे, बट X माइनस कौन से फेज में बनना चाहिए बेटा? एक्वस, क्योंकि सारे रिएक्शंस कौन से मीडियम में होंगे? एक्वस, है ना। तो एक बात बताइए, सबसे पहले अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना होगा तो आपको हैलोजन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा टू ब्रेक दिस बॉन्ड। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आप कितनी एनर्जी देंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन देंगे, तो आपको 2x एटम मिल जाएंगे गैस फेज में। इन 2x एटम को अगर आप माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी रिलीज करोगे तो इन सबके को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे इनके अंदर, और ये क्या बन जाएंगे? 2x माइनस इन गैस फेज। बट मुझे इस गैस वाले को कहाँ लेकर आना होगा? एक्वस फेज। एक्वस में। और एनर्जी कौन सी रिलीज होती है? हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर हो गया सबको? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। प्रॉफिट क्या है बेटा? स्कूल के इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मत लिख कर आना, ठीक है। वैसे स्कूल के एग्जाम में अभी तो नहीं आएगा, 12th में आएगा, बट जब भी आए तो ऐसे मत लिख देना इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट। ये साइकिल बना सकते हैं हम, बट ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट तो ऐसे ही समझाने का तरीका है ना। तो प्रॉफिट में आपके पास क्या है? EGE एंड हाइड्रेशन एनर्जी। बोलो हाँ या ना, है ना। फिर बिजनेस सक्सेसफुल करने के लिए अपने को क्या करना है? इन्वेस्टमेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए, और हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो मैं ये बोल सकती हूँ अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल हैव a lowest bond dissociation energy and highest हाइड्रेशन एनर्जी। enthalpy and hydration, ठीक है। अब मैं हैलोजन्स के लिए ये कोरो का ऑर्डर तुम्हें बता रही हूँ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और मोस्ट मतलब एक तरीके से मान लो काफी ज्यादा बार पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग EGE और हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर तो आराम से पता कर ही सकते हैं ना। बॉन्ड डिसोसिएशन का मैं समझाऊंगी। तो पहले हम लोग जो है EGE का ऑर्डर लिख लेते हैं या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर लिख लेते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। याद है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. याद है ना सबको? ऐसा इसलिए हुआ था क्लोरीन का साइज क्लोरीन छोटा का हो गया। साइज छोटा है। तो ग्रुप 16 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ये होता है Cl, F, Br and I। अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर तो आप साइज के बेसिस पे बता ही सकते हैं। तो F- का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, देन Cl माइनस, देन Br माइनस एंड I माइनस। Yes, है ना। साइज बढ़ता जाएगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जाएगी, है ना। तो ये 2 ऑर्डर तुम्हारे पास ही है। अब आती है बात बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, और यही तुम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं आपको बताती हूँ कि बॉन्ड डिसोसिएशन का ऑर्डर क्या है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका ऑर्डर ऐसा है क्यों, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में देखा जाता है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Cl2 की होती है,
फिर Br2 की होती है, फिर F2 की होती है और फिर I2। ऐसा क्यों हुआ समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बेटा। FF का बॉन्ड आपको पता है छोटा है, क्यों? क्योंकि FF का साइज छोटा है तो उनके बीच का बॉन्ड भी छोटा होगा, है ना। Cl का साइज बड़ा है तो बॉन्ड बड़ा होगा, Br का साइज और बड़ा है तो और बॉन्ड बड़ा होगा, I का साइज सबसे ज्यादा बड़ा है तो बहुत ही बड़ा साइज होगा, तो बहुत ही ज्यादा बॉन्ड होगा, हाँ या ना। तो इन बेसिस पे आप एक सिंपल सा लॉजिक ये लगा सकते हो, अगर मैं साइज के बेसिस पे देखूं, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, ये बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जाएगी, और अगर बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड को तोड़ना क्या हो Easy. जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, Decrease. Decrease. डिक्रीज हो जाएगी। मतलब सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन I- किसकी होनी चाहिए थी, I2 की, फिर Br2 की, फिर Cl2 की, और फिर हाँ या ना, ये सबको क्लियर है Yes, ma'am. है ना। ये आपने किस बेसिस पे देखा है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द बॉन्ड, है ना, साइज ऑफ द एटम कह लो एक तरीके से। अगर कोई खुद ही, जैसे होता है ना, ये वाले कहानी होगी कि भाई अलग करने के लिए कितनी मेहनत लगेगी, अगर कोई खुद ही अलग होना चाहता है तो, अगर खुद की इच्छा है अलग होने की, तो बॉन्ड एसोसिएशन से ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और ये खुद की इच्छा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इसका साइज बहुत छोटा है, एक्सट्रीम छोटा, और 7 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन और जो इस बगल वाले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपस में क्या क्रिएट कर रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग। Repulsion. तो ये वैसे, ये वही एग्जैक्टली चीज है जो मैंने आपको ईए में बताई थी कि इलेक्ट्रॉन गेन तो करना चाह रहा है, But size. साइज इतना छोटा है, ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर प्रेजेंट है कि वो एक इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता। सेम चीज यहाँ पर है कि ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर प्रेजेंट है कि जो बगल वाला फ्लोरीन है वो उसके इतने करीब आ चुका है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर चाहत आ गई कि भाई मैं, मतलब साइज मेरा चाहे कितना भी छोटा है पर मुझे ब्रेक होना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या है, काफी काफी ज्यादा। और इस वजह से फ्लोरीन जो है उठकर कौन से नंबर पर आ जाता है, तीसरे नंबर। जितना आयोडीन है, क्योंकि आयोडीन का तो सबसे बड़ा साइज है प्योर, है ना, लेकिन रिपल्शन वाली चीज डोमिनेट करती है और उसको तीसरे नंबर पे ले आती है, और रियल ऑर्डर मेरा बन जाता है I2 के बाद F2 और Cl2। बोलो बात क्लियर है नहीं है? तो F2 का लोएस्ट बॉन्ड, लोएस्ट नहीं बट काफी लो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इवन दो उसका साइज सबसे छोटा है, एंड दैट्स बिकॉज साइज एक्सट्रीम छोटा होने की वजह से रिपल्शन होता है। बात सबको क्लियर हुई? ये Yes. समझाना दोबारा। ये समझ आ गया कि बॉन्ड बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। यस। तो अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ती गई तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, तो ऑर्डर बन गया ये। बट फ्लोरीन में ऑलरेडी इतनी ज्यादा रिपल्शंस है कि ये रिपल्शंस की वजह से ये टूटना ही चाहता है, क्योंकि ये दोनों साथ रह ही नहीं सकते, है ना। तो जब ये दोनों साथ रख ही नहीं सकते तो ये चाहते ही अलग होना, मतलब डिवोर्स लेना चाह रहे हैं। तो जब डिवोर्स लेना चाह रहे हैं तो डिवोर्स लेना आसान हो जाएगा ना, तो ज्यादा क्या मेहनत करनी। तो इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दो इसका साइज छोटा है बट इसके अंदर इतनी रिपल्शंस है, दो फ्लोरीन के एटम्स के बीच में इतनी रिपल्शंस है कि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होकर तीसरे नंबर पर आ जाती है। समझ आई बात? ये तो सेट, अच्छा पीछे से था, ठीक है। ठीक है, चलो। तो अब आते हैं हम इस पे ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऑर्डर पे। ध्यान से देखिएगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए सबसे ज्यादा, उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होना चाहिए और हाइड्रेशन एनर्जी भी हाईएस्ट होना चाहिए, है ना। तो इस बेसिस पे फाइनल यही आता है कि क्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गर है देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये ऑर्डर बनकर आता है ऑक्सीडाइजिंग पावर का, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फ्लोरीन में आप देख पा रहे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम ही है, Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हालांकि फर्स्ट नंबर पे नहीं है पर ऐसा भी नहीं कि बहुत कम है, ज्यादा ही है, और हाइड्रेशन एनर्जी देख पा रहे हो सबसे ज्यादा है ना। तो इन तीनों चीजों का जो कलेक्टिव ऑर्डर निकल कर आता है वो यही आता है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की ही ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, हाइड्रेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ज्यादा है।
तो जहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट से वहाँ वो काम हो जाएगा। अब ये फैक्चुअल चीज है, बहुत दिमाग मत मारो इन सब चीजों पे, यही होता है, ऐसे समझो। ये बात ठीक है? ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर हैलोजेंस का और रिड्यूसिंग एजेंट्स अल्कली मेटल्स के ऑर्डर अपने टिप्स पर होने चाहिए। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाइड्रेशन एनर्जी के ऑर्डर अपने टिप्स पर होने चाहिए। ओके मैम। इज दैट वन? चले आगे। यस चले Yes, ma'am. चलिए अब आते हैं हम लोग सम बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो एप्लीकेशन करा था उसमें मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि अगर आपके पास MOH हाइड्रोक्साइड्स होते हैं तो वो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे, आप कैसे चेक कर सकते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की बेसिस पे, है ना। अगर जैसे NaOH है तो आपने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ ज्यादा आ रहा था तो वो बेसिक हाइड्रोक्साइड था, और अगर वो था HOCl तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ ज्यादा आ रहा था तो वो H+ और ClO- बन रहा था और वो एसिडिक था, है ना। याद है सबको? यस मैम। Yes. ऐसी ही चीज अब हम एसिडिक और बेसिक नेचर जो है ऑक्साइड की डिस्कस करेंगे ना। ऑक्साइड्स जो होते हैं जनरली उनमें एसिडिक और बेसिक नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे चेक नहीं किया जाता। ऑक्साइड्स एक्चुअली देखा जाए तो मेरे 3 तरीके के होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, 3 में नहीं 4 तरीके के होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं Amphoteric. एंड एम्फोटेरिक। तो इनमें बहुत वेरिएशन है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। ठीक है। अब न्यूट्रल कौन से होते हैं और एम्फोटेरिक कौन से होते हैं ये तो आप लोगों को याद ही करना पड़ता है, क्योंकि इसको आप इतने अच्छे से पता नहीं कर सकते। लेकिन एसिड्स और बेसिस क्योंकि 2 एक्सट्रीम्स होते हैं, इनको आप फिर भी काफी हद तक जो है कंपेयर कर सकते हो कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा, कौन ज्यादा बेसिक होगा, कौन कम बेसिक होगा। तो अभी मैं ये नहीं बता रही आपको न्यूट्रल और एम्फोटेरिक कितना है। हम आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे जैसे ब्लॉक्स को, इंडिविजुअल ब्लॉक्स को स्टडी करेंगे, P ब्लॉक को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, ग्रुप 13, 14, 15, 18 सब कुछ करेंगे, तो ये सारी चीजों की नॉलेज हमारे पास आ जाएगी। तो अभी के लिए जो हम पीरियोडिसिटी के बेसिस पे लेकर आ सकते हैं वो सिर्फ है ये पता करना कि कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम एसिडिक है और कौन कम बेसिक है। इस चीज के ऊपर अभी जो है हमारा फोकस रहने वाला है। तो ऐसा होता है, हमेशा याद रखिए पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं। Yes. क्योंकि लेफ्ट साइड में मेटल्स है, राइट साइड में Non-metal. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, वो है नॉन मेटल्स है ना। तो आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं। सिमिलर तरीके में ऑक्साइड्स में ऐसा देखा जाता है, ऑक्साइड्स में अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आप बेसिक से Acidic. that means left side of the periodic table, left side of PT which has metals मतलब metallic oxides। metallic oxides हमारे क्या होंगे बेटा? Basic in nature. और राइट साइड ऑफ द periodic table में मेरे पास कौन है? Non-metallic oxide. नॉन मेटल्स। तो अगर मेरे पास नॉन मेटल्स हैं वो सारे के सारे मेरे क्या होंगे? Acidic. Acidic oxides, है ना। और जो बीच में कुछ रह गए वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना। तो आप बेसिकली जब आप ट्रांजिशन करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, फिर बीच में कहीं आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और लास्ट में कहीं जाके आते हैं एसिडिक। ये बात क्लियर होगी सबको? बट ध्यान एक चीज और समझिएगा, ये तो होते हैं मेटल ऑक्साइड्स, ये बात तो पक्की, ये मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये बात भी पक्की, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं। बट अब ये मत समझिएगा कि जो मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे, नो, एग्जैक्टली गलत, ऐसा नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेटल से नॉन मेटल के बीच में कौन आते हैं, मेटलॉइड्स। तो आपके मेटलॉइड्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता है, ऐसा नहीं, इनका इनके साथ कोई लेना देना नहीं। लेना देना सिर्फ किसका है, बेसिक और मेटालिक का, और एसिडिक और नॉन नॉन। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन होते हैं, ये प्योरली याद ही करना होता है,
मेटोलॉइड्स कौन होते हैं ये purely याद ही करना होता है, कोई तरीका नहीं है बताने का, कोई वेरिएंस नहीं है, सिर्फ याद करने होंगे क्योंकि 4-5 ही तो एलिमेंट है, याद ही कर लेंगे, है ना। तो धीरे धीरे, जैसे मैं ये नहीं कह रही अभी सारे रट के बैठ जाओ, आप इंडिविजुअल ग्रुप जैसे जैसे करोगे आपको समझ आ जाएगा। और बेसिक चीजें तो आपको पता ही है मेटोलॉइड्स के बारे में, है ना। तो अभी मेरा फोकस है बस ये, ठीक है। तो एक चीज तो आपको ये समझ आ गई कि मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक होंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक होंगे, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि मेटालॉइड्स के ऑक्साइड्स होंगे वो एम्फोटेरिक, ऐसा कोई रूल नहीं। यहाँ तक बात Yes, क्लियर है ma'am. सबको। Yes. Yes, ma'am. तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भैया मेरे पास ये ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, ठीक है। और मैं आप लोगों को बोलूं भैया इन ऑक्साइड्स में मेटालिक नेचर बताओ, ये बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स बताओ, तो डाउन द ग्रुप आप जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता Yes, है। ma'am. Yes. Yes, ma'am. मेटालिक कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो ऑक्साइड्स की बेसिसिटी भी क्या होगी, Increase. Increase. बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड would follow this one. Clear? अब let's say मैं आपसे बात कर रही हूँ एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स की, एसिडिक ऑक्साइड्स। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना। Yes. तो लेफ्ट से राइट जा रहे Metallic हैं, character, metallic non-metallic character Increase. increases. Increases. तो Increases. एसिडिटी Increases. बट अगर सपोज आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाए और बोला जाए एसिडिक कैरेक्टर बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे। या फिर आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड दे दिए, NO दे दिए, N2O दे दिए, NO2 दे दिया, N2O3 दे दिया, तो बोला जाए एसिडिक कैरेक्टर बताओ, तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि ये सेम ही एलिमेंट के ऑक्साइड्स हैं, Yes. क्योंकि जरूरी नहीं एक एलिमेंट बनाए, एक से ज्यादा ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए जो आपका मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर चार्ज वाला एक तरीके से बोल सकते हैं, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, मोर एसिडिक। मतलब जिस पे ज्यादा चार्ज होगा वो वाला क्या होगा, ज्यादा एसिडिक। तो जैसे ऑक्सीजन -2 होता है तो कार्बन पे +2 आया, बट यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो -4 हुआ इस कार्बन। तो किस पे ज्यादा चार्ज आया है, इस CO2. पे, तो ये ज्यादा एसिडिक। CO बेसिकली एक तरीके का न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, इट इज एसिडिक और बेसिक नहीं होता, ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, ठीक है। ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, धीरे धीरे होंगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इधर आते हैं, अब इधर भी अगर मुझे एसिडिटी देखनी है तो मैं ये देखूंगी -2 यहाँ हुआ, +2 यहाँ हुआ, -2 यहाँ हुआ, +2 यहाँ हुआ, -4 यहाँ हुआ, +4 यहाँ हुआ, -6 यहाँ हुआ, +6 यहाँ हुआ। इस नाइट्रोजन पे +2 है, इस नाइट्रोजन पे आप देख रहे हैं +1 आएगा क्योंकि 2 पे +2 है, एक पे आप देख रहे हैं +4 है और एक पे आप देख रहे हैं यहाँ कितना है, +3. +3। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एसिडिटी क्या कैसे देखी जाएगी, सबसे कम एसिडिक कौन होगा, N2O, फिर NO, फिर N2O3 और फिर NO2, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज देखते हैं, जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ज्यादा एसिडिक, ठीक है। वैसे इसमें 2 चीजें और बता देती हूँ, N2 और NO भी न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। Neutral. हाँ, तो 3 न्यूट्रल तो मैंने आपको बता ही दिए, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक N2O और एक NO, ये दोनों एसिडिक होते हैं। आगे आएगा ये सब चीजें, बट फिलहाल जितना बता रही हूँ उतना ही याद रखिए। Am I clear till now? Yes, ma'am. कोई डाउट No, किसी ma'am. तरीके का? ये जो हमने नाइट्रोजन में किया है, इसमें हमने एक एक उसका लिया चार्ज, जैसे N2O में 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट थे तो हमने एक का लिया, पर एक का ही देखेंगे। और हाँ, जो एक का कार्बन देखेंगे। वाले में था तो फिर ऐसे तो CO2 में ये मैं कार्बन का चेक कर रही हूँ ना साइज बेटा, कार्बन का साइज, कार्बन पे चार्ज चेक कर रही हूँ ना, क्योंकि कार्बन की ऑक्साइड्स हैं, तो एक ही तो कार्बन है दोनों में, अच्छा जिसकी ऑक्साइड ना होंगे। ऑक्सीजन का नहीं चेक कर रही ना मैं। हाँ, जिसके ऑक्साइड्स होंगे उसी का चार्ज देखेंगे, ओके। ठीक है। चलिए अब एक छोटी सी चीज आप लोगों को और मैं यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ, वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स having atomic number more than 100,
हालांकि इसमें कुछ करने लायक है नहीं और इससे कुछ कोई पूछता भी नहीं है कुछ, मतलब स्कूल वाले भी आजकल नहीं पूछते, तो एंट्रेंस तो भूल ही जाओ कि कभी कुछ भी पूछेगा जीवन में। बट एज अ रूल, क्योंकि ये आपकी बुक्स में प्रेजेंट है, जो मैंने थ्योरी दी होगी उस पर प्रेजेंट है, तो मैं बता देती हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैम भाई ये मोड के डिस्कस बाद नहीं क्या हुआ है है? ना। बट मोड। मोर एटॉमिक नंबर देन 100। ओके मैम। एक्चुअली क्या होता है, जो भी एटॉमिक नंबर, जिनके भी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा हैं, वो एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर तो हो गए हैं, उनका एक प्रॉपर नाम जो होता है ना वो नहीं दिया गया है। जैसे स्कैंडियम मैंने नाम दिया, ऐसे नाम नहीं दिए। तो इनका नाम लिखने का एक तरीका होता है, जो तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि एकदम देखा जाए तो बहुत बकवास सा तरीका है, मतलब कुछ है नहीं उसमें। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी नंबर 0 है उस नंबर के लिए लिख देते हैं नील, अगर नंबर 1 है तो अन, नंबर 2 है तो बाय, नंबर 3 है तो ट्राई, नंबर 4 है तो क्वाड, नंबर 5 है तो पेंट, नंबर 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट। बस यहाँ पे थोड़ा सा होता है, हेप्ट की जगह सेप्ट आ जाता है, ऑक्ट 9 के लिए एन, और इसके लिए भी नॉन की जगह एन। बस ये दो चीज़ें अगर आप ध्यान रखो तो काम हो जाएगा। तो सपोज मेरा एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर कितना हुआ, 101, ठीक है। तो ये 1 के लिए अन हो गया नाम, 1 के लिए अन होता है, 0 के लिए क्या लिखते हो, नील। तो बस स्पेस वेस नहीं देना, इसी के साथ ही चलेगा, अन के लिए नील, और फिर 1 आ गया, 1 के लिए अन, ये लिख दिया। ये समझ आया सबको? Yes, और लास्ट में सबके आयु, ठीक है। तो अन नील अनियम, वाह Yes, कितना ma'am. बढ़िया नाम है, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होगा, पहला अन है, अन का सिंबल यू, नील है, नील का सिंबल एन, और फिर अन है उसका सिंबल, तो यू एन, ठीक है। मतलब ये यू कैपिटल नहीं है, यू स्मॉल ही है, बस पहला एलिमेंट का नाम वो कैपिटल लिखते हैं, दूसरा छोटा, ठीक है। बताओ 103 क्या होगा, Anil Bayam. अन Nil, नील, अबे Trium, ट्रायम, Trium. अच्छा 3 Rahim. ठीक है। अब ये चीज आप ध्यान देंगे कि जब आई आई यू एम का आई और ये आई पास पास आएंगे तो एक ही आई लिखेंगे, Okay, ma'am. Yes, ma'am. समझे? ओके तो यहाँ दो डबल आई नहीं करेंगे हम, ट्राइम ऐसे लिखेंगे। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, अन नील ट्राइम, Yes, समझे? ma'am. बताओ 112 को क्या लिखोगे, Ma'am, un, An by, बाय Bayam. yum, बाय बाय बायम, bayum. बट आई एक ही लिखेंगे ना, तो बायम, ठीक है। तो अन अन बायम, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. 118 को बता दो, Un, An opium. Opium. ओक्सियम ठीक है। यू तो क्या होगा, यू इसका सिंबल क्या होगा, UN. Un, u, यू यू, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। यू यू क्या लिखे, o. यू यू, ओ ठीक है। तो बस ये वाले सिंबल्स और ये वाले नाम को ध्यान रखना, बाकी कोई इनका नाम वाम के पीछे ना मत पड़ो। बात Yes, क्लियर हो ma'am. गई? Yes, Yes. ma'am. मेरे हिसाब जितना मुझे पढ़ाना था Thank मैंने you, पढ़ा ma'am. दिया। मेरे आपका पीरियोडिसिटी खत्म है, अब आपके ऊपर है, आप पूरा थ्योरी पढ़िए जो मैंने ऐप में डाल दी Okay, है, ma'am. आप पूरा असाइनमेंट मैंने ऐप में डाल दिया। आज आज डेट क्या बेटा, 29. आज है 29। तो आप लोग मैक्सिमम मुझे असाइनमेंट कब तक सबमिट करके दे देंगे ताकि हम लोग डिस्कशन कर लें? Yes, 3-4 ma'am. डेज वुड बी ना, क्योंकि इतना भी नहीं है ना। एक बार रिवाइज ही तो करना होगा, तो जरा 4 जुलाई ठीक रहेगा Next या July. 3 जुलाई? 4 जुलाई Okay, ma'am. 4 जुलाई, ठीक है। Fourth Saturday. Okay, ma'am. ठीक है, हाँ ठीक है, मेरे को नहीं पता Saturday. कौन सा दिन है, 4 जुलाई कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर असाइनमेंट सबमिशन एंड देन योर टेस्ट वुड बी 1 वीक Okay, आफ्टर ma'am. दिस, ठीक है। एंड टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग अप विद द Okay, ma'am. Ma'am, tomorrow what time? टुमारो नहीं, डे आफ्टर टुमारो, हाँ. वेडनेसडे है ना मेरी क्लास, वेडनेसडे यूजुअल Okay, टाइम ma'am. 4 to 5:30, Hmm. ठीक है। Okay. आई विल मैसेज Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, Sakti can stay, rest all can leave.
सानी क्या डाउट्स थे तुम्हारे? मैम ये एसिड एक बार बेसिक कैरेक्टर वाली थी, मतलब मैंने असाइनमेंट पे फर्स्ट लेवल किया हो था गए? तो वो वाली थी। अच्छा तो हो गया अभी यस क्लियर? मैम, अब हो गया, मतलब आज की क्लास के बाद उसको एक बार ट्राई कर लूंगी। अच्छा अच्छा, और ऐसा कुछ और डाउट नहीं मैम, अभी तो नहीं है। नहीं है? चलो ठीक है, करो, ट्राई करो, ठीक है, जो हो उसको पूछते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, बीच बीच में पूछ ओके लेना, मैम। ठीक है? चलो ओके।